Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for science lecture, class 8th. Today it is our 17th lecture on science, and the topic is chemical equation. Chemical equation की सबसे पहले definition करते हैं क्या होती है chemical equations. A chemical equation is representations of a chemical reaction in terms of symbols, formulas and signs. केमिकल इक्वेशन एक ऐसी जो है केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स, उसके फार्मूलों और साइन की सूरत में जो है वज़ा करने का नाम है। और ये कैसे लिखी जाएगी, कैसे आप इसको करेंगे। नंबर 1 जो इसमें मैंने थोड़े पॉइंट बनाए हैं, सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द एरो। क्योंकि केमिकल इक्वेशन के दरमियान प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो है हम एरो का जो है निशान लगाते हैं, और एरो का निशान जो है वो जो है रिएक्शन की सिमत को, डायरेक्शन को जाहिर करता है कि किस साइड से किस साइड की तरफ जो है रिएक्शन हो रहा है, और उससे उसमें हिस्सा लेने वाले कौन कौन से अनासिस हैं और उससे बनने वाले कौन कौन से अनासिस हैं। तो ये यहाँ देखें, अगर आप ये एरो है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर उसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो उससे ये एरो का जो है इससे जो बनेगी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होंगे, ये रिएक्टेंट्स होंगे। ऑल्दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो फॉर्म्स इन द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। तो एक तो नंबर 1 के सिंबल्स ऑफ द फार्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द एरो, एरो के लेफ्ट साइड पर आप उसके फार्मूले लिखेंगे। इसी तरह नंबर 2 पे प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो, और इसके अलावा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स तीसरे नंबर पर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आल्सो एक्सप्रेस्ड, कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो गैस में है, वो लिक्विड में है, या जो है वो सॉलिड में है। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने दी हुई है, ये सल्फ़र, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सॉलिड, मकसद ये सॉलिड हालत में होगा, एस भी लिख सकते हैं और इसी तरह जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि O2 लिखा हुआ है, ये गैस की हालत में है, जी भी लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं, और सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ आल्सो इन अ फॉर्म ऑफ गैस, ये भी गैस की हालत में है। इससे दूसरी एग्जांपल है, हमारे पास जिंक है, और जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं, जिंक जो है यहाँ पर जो है वो आपकी जो है उस हालत में है, सॉलिड सॉलिड हालत में है, जबकि जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वहाँ वो आपके पास लिक्विड या एक्विस सॉल्यूशन की हालत में है। तो इसी तरह जो है ये प्रोडक्ट हैं, जो ZnSO4 है, ये जो है एक्विस सॉल्यूशन या एक्विस की हालत में या लिक्विड की हालत में होगा, और जो है हाइड्रोजन गैस इसके नतीजे में बनेगी तो वो गैस की सूरत में होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है, कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। तो उसको जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि केमिकल जो है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशंस इन विच द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ द एटम्स of each element on both sides of the equations are equal is called a balanced chemical equation। जो अनबैलेंस्ड होगी उसमें जो एटम्स की तादाद है, एलिमेंट्स के एटम की तादाद है दोनों साइड्स पर, मसलन रिएक्टेंट्स में और इसी तरह जो है प्रोडक्ट्स में, वो सेम नहीं होगी, तो वो अनबैलेंस्ड होगी। और जो बैलेंस्ड होगी उसमें एटम्स की तादाद हर एलिमेंट के दोनों साइड पर, वो प्रोडक्ट में है या वो रिएक्टेंट में है, तो रिएक्टेंट्स में है, तो वो एटम्स की तादाद क्या होगी, बराबर होगी। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे जो है हमने इसको हल करना है, कैसे इसको हमने बैलेंस करना है। सबसे पहले राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, सबसे पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है।
और एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। एक तो अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, नीचे मैंने लिखी हुई है, और उसके बाद जो है आप काउंट करेंगे कि हर एलिमेंट के एटम जो है वो रेक्टेंट्स में, एरो के लेफ्ट साइड पर या एरो के राइट साइड पर प्रोडक्ट्स में वो सेम है या नहीं है। नंबर 2, जब भी कोई काम करेंगे तो सबसे पहले जो है किसी एक एलिमेंट को लेकर उसी को बैलेंस करेंगे दोनों साइड पर। कहते हैं वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द सैम्बल्स आर फार्मूलाज विद सूटेबल्स इंटीजर्स नंबर्स 2 3 4 5 सो ऑन। तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी, 2 की बढ़ेगी 2 से मल्टीपल करेंगे, 3 की 3 से, 4 की 4 से, 5 की होगी 5 से मल्टीपल करेंगे। अब उसके बाद है रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन। हर एलिमेंट्स के साथ पहले एक एलिमेंट्स दोनों साइड में बराबर कर लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितने भी एलिमेंट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो उनको जो है उसको रिपीट करना है, बार बार दोहराना है, कहीं कोई कमी बेशी ना रह गई हो, ताकि दोनों साइड पर जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो उनके एटम्स की तादाद बराबर हो जाए। इसी तरह बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक N2Cl2 एट एंड। बस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस हालत में हैं, तो उनको आप आखिर में बैलेंस करेंगे, जिनके दो दो एटम्स हैं। अब यहाँ पर जो है N2 प्लस H2 और NH3 दिया हुआ है। ये गैस हालत में है, ये भी गैस हालत में है, और ये भी गैस हालत, प्रोडक्ट भी गैस हालत में है। लेकिन यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है, देखा जाए अनबैलेंस्ड है। और पहला स्टेप जो मैंने कहा कि वो फार्मूले जो है रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स का जो फार्मूला बनता है वो आप लिखेंगे, लेकिन वो अनबैलेंस्ड होगा, एटम्स की तादाद बराबर नहीं होगी। एट ए टाइम जो है एक एलिमेंट को जैसे कहा गया लेंगे, तो पहले यहाँ पर नाइट्रोजन को लिया गया, यहाँ N2 है, यहाँ सिर्फ N है, तो क्या किया, उसको 2 से ज़रब दे दी, 2N, और ये 2N बराबर हो गए। लेकिन जब क्योंकि ये इसके साथ है, दरमियान में मल्टीपल का साइन है, हाइड्रोजन इसके साथ है, तो जब ये हाइड्रोजन के साथ भी जो है एटम के साथ भी जो है ये मल्टीपल करेगा तो यहाँ 6 हो जाएगी। अब यहाँ 6 होगी, ठीक है, और यहाँ इसकी 2 है, तो साफ ज़ाहिर है फिर इस साइड पे तीसरे स्टेप में आके जो है 3H2, मकसद 3 हाइड्रोजन को 3 के साथ ज़रब देंगे। अब ये 3 दूनी 6, और इसी तरह जो है 2 3 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पर देखें बराबर हो गई, नाइट्रोजन के जो है तादाद भी बराबर हो गई। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। कि मास को जो है जब एक हालत से दूसरी हालत में लाया जाता है तो सिवाय अशकाल बदलने के उसके वेट में फ़र्क नहीं होता। यहाँ पर जो है जो मिसाल दी गई है वो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, इनको मिलाएंगे तो AgCl2 सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और NaNO3 जो है ये इक्विस सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट है, और जो है सॉलिड हालत में जो है AgCl2 बनेगा। और पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस मास इज नीदर carried nor destroys but it changes from one form to another। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज हो गया, लेकिन इसका मास इससे जो अब जिससे ये चीज़ें दो प्रोडक्ट्स पैदा हुए हैं, इनको बिफोर जो है आप इनको मिलाने से पहले, इनका रिएक्शन करने से पहले इसका आप वेट कर लें, और वेट करेंगे, और जब इसको मिला लेंगे क्योंकि एयर टाइट से बंद कर देंगे, बोटल्स में लेंगे, तो फिर वो ये होगा कि उसमें हीट अगर बाहर नहीं जाती, और तो फिर उसको दोबारा वज़न करेंगे तो इन दोनों का वज़न और इन दोनों का वज़न जो है वो इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तो आप इसको ला सकते हैं, लेकिन जो है आप इसको मास को ना तो आप पैदा कर सकते हैं और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरह जो है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो ये थोड़ा सा था इसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद जो है अब इसके आखिर में मैं कुछ सवाल बताता हूँ जो आप लोगों ने जो है करने हैं, और
दो होमवर्क में 2 सवाल हैं सिर्फ। HW जो है, राइट द मेथड टू बैलेंसिंग द इक्वेशन, राइट द मेथड methods to balancing the equation। एक तो इसके मेथड हैं, 2 3 4 स्टेप्स में है, वो लिखते हैं आपने। और दूसरे सवाल पे है जो है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या राइट अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर जो भी, ये विद एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपकी किताब में, विद एक्सपेरिमेंट। तो ये आपने 2 सवाल हैं आपके होमवर्क में, ये आपने करने हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।